इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि कैसे दो प्लैनेट्स के लोगों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होती है, जिसकी वजह से एक प्लैनेट पूरी तरह तबाह हो जाता है और दूसरा प्लैनेट बच जाता है। ये प्लैनेट कैसे बचता है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। 23वीं सदी में स्टारफ्री के एक शिप USS कैल्विन के कैप्टन को एक रिपोर्ट मिलती है कि शिप में एक जगह बहुत बड़ा तूफान आ गया है। ये लोग उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने शिप लेकर जाते हैं। इस शिप में काफी लोग होते हैं। जैसे ही ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सामने रैमलीज का शिप उस तूफान से बाहर निकल रहा है। बाहर आने के बाद रैमलीज इनके ऊपर हमला करते हैं, जिसकी वजह से इनके शिप का काफी नुकसान हो जाता है। फर्स्ट ऑफिसर जॉर्ज इस हमले को कंट्रोल कर लेते हैं और अपने लोगों को बचाने के लिए वो अपने शिप को नेगा शिप से टकराता है, जिसकी वजह से इनका शिप पूरी तरह तबाह हो जाता है। इसके बाद जिम को दिखाया जाता है, जो अब 12 साल का हो चुका है, और दूसरी तरफ वेल्कन प्लेनेट पे हम स्पॉक को देखते हैं। कुछ सालों के बाद जब ये दोनों बच्चे बड़े होते हैं तो स्पॉक काफी ब्रिलियंट होता है, जिसकी वजह से वो वेल्कन साइंस एकेडमी और स्टारफ्री एजेंसी में जॉब के लिए अप्लाई करता है। वेल्कन एकेडमी इसे सिलेक्ट कर लेती है, लेकिन इसकी मदर के लिए इनके काफी ख्यालात बुरे होते हैं। दूसरी तरफ जमीन पे जेम्स काफी जिद्दी होता है, लेकिन स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी होता है। यहाँ के स्टूडेंट इसे बहुत ही तंग करते हैं। नेक्स्ट डे जेम्स स्टारफ्री ज्वाइन करने का फैसला करता है और इन स्टूडेंट के शिप में चला जाता है। यहाँ पर इसकी मुलाकात डॉक्टर लिनर्ड से होती है। ये डॉक्टर आगे जाकर इसका काफी अच्छा दोस्त बन जाता है। यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है, लेकिन जेम्स एक टेस्ट में फेल हो जाता है। जेम्स जब इस टेस्ट को तीसरी बार देने के लिए जाता है तो रूल्स को इग्नोर करते हुए वो इस टेस्ट को मजे से पास कर लेता है। ये देखकर सारा स्टाफ चौंक जाता है, क्योंकि इस टेस्ट को अभी तक कोई भी पास नहीं कर पाया था। इस टेस्ट को स्पॉक ने डेवलप किया था, जिसकी वजह से वो अपना पैसा लगाकर ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर जेम्स जीत कैसे गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद इसे पता चलता है कि जेम्स ने किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया और वो सबके सामने जेम्स को बुलाता है और इसे कहता है, तुमने रूल्स को फॉलो करके इस टेस्ट को पास नहीं किया। ये सुनकर जेम्स कहता है, इस टेस्ट को जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया था। इस टेस्ट में ये होता है, इन्हें अपने प्लेनेट पर हमले के दौरान दूसरे स्पीशीज से अपने प्लेनेट को कैसे बचाना है। इस बात को इधर ही खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि वेल्कन प्लेनेट से कुछ डिस्ट्रेस सिग्नल मिल रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें स्पेस में जाने के लिए रेडी किया जाता है। इंटरप्राइज में पहुंचने के बाद कैप्टन, पाइक और स्पॉक चीजों को मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं। ये लोग शिप के तमाम मेंबर्स को करंट सिचुएशन के बारे में बताते हैं और ये शिप रैप स्पीड में जाना शुरू कर देता है। रैप स्पीड नॉर्मल स्पीड से 5 गुना ज्यादा होती है। जेम्स सबको हकीकत बताने के लिए कंट्रोल रूम में जाता है। वेल्कन्स में कोई भी तूफान नहीं आ रहा, बल्कि इस पर कोई हमला कर रहा है। हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि रैमलीज होते हैं। अब ये लोग वेल्कन्स की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो इन्हें वेल्कन्स का अटैक नजर आता है। इसके सामने रैमलीज का शिप भी होता है। रैमलीज शिप के कैप्टन स्पॉक को एक मैसेज सेंड करता है। वो इसे कहता है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं। इस प्लान के मुताबिक फर्स्ट ऑफिसर यानी कि स्पॉक को कैप्टन बना दिया जाता है और जेम्स को फर्स्ट ऑफिसर बना दिया जाता है। अब ये लोग अपने प्लान के मुताबिक इस शिप से नीचे जंप करते हैं और ड्रिलिंग मशीन पर लैंडिंग करके इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन तब तक ये मशीन वेल्कन्स की कोर में ड्रिलिंग कर लेती है। नेगा शिप रेड मैटर को लॉन्च करते हैं और इसे वेल्कन की कोर के ड्रिल में डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये प्लेनेट तबाह हो जाता है। ये रेड मैटर दरअसल आर्टिफिशियल ब्लैक होल बनाने के लिए काम आता है। इसके बारे में हमें आगे जाकर डिटेल से पता चलेगा। इनका नेक्स्ट प्लान जमीन को तबाह करना होता है। यहाँ पर स्पॉक और जेम्स के दरमियान काफी बहस होती है। जेम्स कैप्टन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्पॉक के मुताबिक जमीन को बचाना होता है। स्पॉक सिक्योरिटी को बुलाकर जेम्स को इस शिप से बाहर निकालने के ऑर्डर देता है। ये लोग इसे एक छोटे से प्लेनेट में भेज देते हैं। ये प्लेनेट पूरी तरह अनहैबिटेबल होता है। यहाँ पर इसकी मुलाकात फ्यूचर के स्पॉक से होती है। वो अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए इसे बताता है, नीरू और मैं हम दोनों फ्यूचर से आए हैं। फ्यूचर स्पॉक इसे ये भी बताता है कि रैमलीज हर प्लेनेट को क्यों तबाह कर रहे हैं। फ्यूचर में एक बहुत बड़ा स्टार तबाह हो गया था, जिसकी वजह से वो इस स्टार की पावर से प्लेनेट को तबाह करना शुरू कर देते हैं। इस पावर को सुपरनोवा कहते हैं। रैमलीज प्लेनेट भी सुपरनोवा की वजह से तबाह होने वाला था।
जिसकी वजह से स्पॉक रैमलिस के लोगों से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे प्लेनेट को जरूर बचाऊंगा, क्योंकि इसके पास रेड मैटर टेक्नोलॉजी होती है। इस रेड मैटर से वो आर्टिफिशियल ब्लैक होल बनाने वाला था। इस ब्लैक होल में सुपरनोवा की सारी पावर एब्जॉर्ब हो जाती है और सारे प्लैनेट्स बच जाते हैं। सुपरनोवा रैमलिस के नजदीक आकर इसे तबाह कर देता है। इसमें नीरू और इसकी फैमिली भी मर जाती है। इस तबाही का जिम्मेदार वो स्पॉक को ठहराता है, क्योंकि स्पॉक ही सही वक्त पे इस प्लेनेट को नहीं बचा पाया था। इसके बाद स्पॉक यहाँ पर आता है और रेड मैटर की एक बूंद सुराख में डाल देता है, जिसकी वजह से सुपरनोवा तबाह हो जाता है और एक वर्म होल बन जाता है। इस वर्म होल में नीरू का शिप चला जाता है। नीरू पहले वर्म होल से गुजरता है, जिसकी वजह से वो टाइम में पीछे चला जाता है और इसका सामना कैल्विन स्पेसशिप से होता है, जो हमने इस मूवी की स्टार्टिंग में लड़ाई देखी थी। इस लड़ाई में जेम्स के फादर मर जाते हैं। नीरू स्पॉक के आने का इंतजार करता है। स्पॉक कुछ ही सेकंड में यहाँ पर आ जाता है, लेकिन कुछ सेकंड नीरू के लिए 25 साल का टाइम होता है। स्पॉक जैसे ही यहाँ पर आता है तो इसे नीरू और इसका शिप नजर आता है। इसके बाद नीरू स्पॉक के रेड मैटर को चुराता है और इसके प्लेनेट को तबाह कर देता है, ताकि स्पॉक ये सब देखकर वही दर्द महसूस कर सके जो दर्द इसने महसूस किया होता है। ये थी सारी हिस्ट्री जो स्पॉक जेम्स को बताता है। इसके बाद ओल्ड स्पॉक और जेम्स स्टारफ्री की बेसमेंट में जाते हैं। यहाँ पर इनकी मुलाकात प्रेजेंट स्पॉक से होती है, जो कि जीनियस इंजीनियर होता है। इसके बाद जेम्स जानबूझकर स्पॉक को भड़काना शुरू कर देता है और इसे कहता है, तुमने आज तक अपनी मदर से प्यार नहीं किया, जिसकी वजह से वो मर गई है। ये सुनकर स्पॉक को काफी गुस्सा आने लगता है और वो जेम्स को मारने लगता है। थोड़ी देर के बाद उसे रियलाइज होता है कि मैं तो बहुत ज्यादा इमोशनली वीक हो चुका हूँ, जिसकी वजह से वो रिजाइन कर देता है और इस तरह जेम्स कैप्टन बन जाता है। इसके फादर रिवील करते हैं कि इमोशनल के बगैर हम लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके फादर को इसकी मदर से प्यार होता है, जिसकी वजह से ये दोनों शादी कर लेते हैं और ये इमोशंस की कैटेगरी में आते हैं। अब स्पॉक सोचता है, मुझे भी अपनी लाइफ में इमोशंस डेवलप करने चाहिए। काफी सोचने समझने के बाद वो जेम्स की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। एज अ फर्स्ट ऑफिसर जेम्स भी इसे अपनी टीम में ऐड कर लेता है। इनका प्लान नीरू की शिप का पीछा करके जमीन पर होने वाले अटैक को बचाना होता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है। अगर नीरू को इनका पता चल गया तो वो अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से ये लोग टाइटन प्लेनेट के जो रिंग होते हैं वहाँ पर अपने शिप को छुपाने का सोचते हैं, ताकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नीरू और इसके लोगों को इनका पता ना चल सके। दूसरी तरफ नीरू जमीन पर पहुँच जाता है और इसकी कोर में सुराख करना शुरू कर देता है। नीरू का शिप मिलने के बाद स्पॉक और जेम्स उस शिप में खुद को बीम करते हैं, ताकि उस शिप को डिस्ट्रॉय कर सके। इस शिप में से ये दोनों रेड मैटर को लेकर अपने शिप में आ जाते हैं। जैसे ही ये लोग अपने शिप में एंटर होते हैं तो स्पॉक इनके शिप से टाइम पूछता है। इसके टाइम बताने पर स्पॉक को पता चलता है कि फ्यूचर में ये शिप उसी का है। इसके बाद स्पॉक इस शिप को कंट्रोल करते हुए उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है जहाँ पर नीरू ने सुराख किया होता है। इसके बाद स्पॉक अपने शिप को रैप स्पीड के जरिए जमीन से दूर लेकर चला जाता है, क्योंकि इसमें रेड मैटर होता है। इसके बाद यहाँ पर रैप स्पीड से इंटरप्राइज शिप इसी लोकेशन पर आता है और नीरू के शिप पर हमला कर देता है। यहाँ पर स्पॉक टर्न लेकर अपना शिप नीरू के शिप के सामने लेकर आता है, ताकि ये दोनों शिप क्रैश हो सके। जब इन दोनों के शिप आपस में टकराते हैं तो रेड मैटर की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लैक होल क्रिएट होता है। ये ब्लैक होल नीरू के शिप के अंदर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से इनका शिप पूरी तरह तबाह हो जाता है। जेम्स नीरू से कांटेक्ट करता है और इसकी मदद करने को कहता है, लेकिन नीरू इसे मना कर देता है, जिसकी वजह से नीरू और इसके लोग इसी ब्लास्ट में मारे जाते हैं। ये ब्लैक होल इतना पावरफुल होता है कि इंटरप्राइज शिप भी इसकी तरफ खींचा चला जाता है। ये देखकर स्पॉक रैप इंजन के निचले सेटअप में जाता है और यहाँ से कोर को निकालकर ब्लैक होल की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये लोग रैप स्पीड के जरिए बच जाते हैं। इसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। कुछ दिनों के बाद जमीन पर स्टारफ्री के हेडक्वार्टर में स्पॉक अपने ओल्डर वर्जन से मिलता है। ओल्डर वर्जन इसे समझाता है, लॉजिक से लिया गया हर डिसीजन सही नहीं होता, तुम्हें अपने इमोशंस भी डेवलप करने चाहिए। इसके बाद वो इसे बताता है कि मैंने एक हैबिटेबल प्लेनेट ढूंढ लिया है और जितने भी वेलकन्स बच गए हैं मैं उन्हें वहाँ पर लेकर जाऊंगा। फिर इसे बताता है कि फ्यूचर में तुम्हारी और जेम्स की काफी अच्छी दोस्ती होगी। ये जानने के बाद स्पॉक जेम्स की टीम में एज अ फर्स्ट ऑफिसर शामिल हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।